नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और पढ़ने की पूरी मनोदशा के साथ बैठे होंगे। अब तक हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का विस्तार किस तरह से हो रहा है और ब्रह्मांड का अंत पुनः कैसे होगा। दरअसल हम सीधे सीधे अपने कंटेंट पर आना चाह रहे हैं, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन में। इस बात का आप हमेशा स्मरण रखिएगा। अक्सर हम समझते नहीं हैं, जब हमें बड़े लोग ये बताते हैं कि इस जीवन का जो सबसे मूल्यवान विषय है हमारे लिए वह है समय, तो मैं आपका समय बिल्कुल इधर उधर की बातों में न लेते हुए सीधा कंटेंट पर आना चाहते हैं कि हमने ब्रह्मांड को पढ़ा। उसके बाद हम थोड़ा और जब नज़दीक आए तो आकाश गंगा को पढ़ा। दरअसल हमें जो कुछ भी पढ़ना है वह पृथ्वी के सापेक्ष पढ़ना है, इसलिए कि अभी तक जो भी ज्ञात है उसमें जीवन जो है वो पृथ्वी पर ही है। यद्यपि मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जीवन किसी न किसी ग्रह पर और है, लेकिन यह विषय काल्पनिक है और इसके बारे में एक कल्पना किया जा सकता है, जिसे सोच करके हम खुश हो सकते हैं या जो भी हो। तो मेरे कहने का आशय यह है कि हमें जो कुछ भी अभी अध्ययन करना है वह पृथ्वी के सापेक्ष अध्ययन करना है। तो हमने सबसे पहले यह देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसके बाद हमने बताया कि ब्रह्मांड जो है वह अनेक आकाश गंगाओं का फैलाव है। फिर हमने आकाश गंगा एक शब्द पाया जिसकी व्याख्या हमने किया, काफ़ी विस्तार से हमने पढ़ा कि आकाश गंगा की 3 भुजाएं होती हैं। इसके मध्य में ब्लैक होल होता है। पहली भुजा पर तारों का जन्म होता है, दूसरी भुजा पर यंग स्टार होते हैं और हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, हमारा सौरमंडल और हमारी ये जो और शेष ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के, अभी हम सेकेंड आर्म्स पर हैं, यंग स्टार की कोटि में हैं। धीरे धीरे हम तीसरी भुजा की तरफ बढ़ेंगे, ओल्ड स्टार होंगे और एक दिन समय वह आएगा कि जब हम ब्लैक होल में विलीन हो जाएंगे। ब्लैक होल में विलीन होने के संदर्भ में एक सवाल बनता है, चंद्रशेखर सीमा तारे के जीवन में। एक समय हमने बताया था कि हमारा तारा जो है वो श्वेत वामन बन जाता है। तारे का श्वेत वामन बनने की जो सीमा होती है उसे ही चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम एक वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक थे, यद्यपि आप बाद में यूएस के नागरिक हो जाते हैं। उन्होंने ही यह खोज किया कि किस स्टेज में जाकर के तारा श्वेत वामन बन जाता है। यद्यपि इसका सबसे पहले अध्ययन आर.एच. फाउल ने किया। ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि श्वेत वामन के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो उन विद्वान का नाम आर.एच. फाउल था। लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर जब तक पहुँचते उससे पहले यह सिद्धांत चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया कि जितना बड़ा सूर्य होगा उसका श्वेत वामन उतना ही छोटा होगा, और सूर्य का जो श्वेत वामन है वह उसके अर्ध व्यास का मात्र 1% होता है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना है कि इस आकार में सूर्य तारा जितना बड़ा होगा उसका श्वेत वामन उतना ही छोटा होगा, और सूर्य तारे का जो श्वेत वामन है यह उसके अर्ध व्यास का मात्र 1% होता है। किसी तारे का श्वेत वामन बनने की जो
ऊपरी सीमा है वह सौर द्रव्यमान का 1.4 भाग होगा। किसी तारे का श्वेत वामन बनने की जो ऊपरी सीमा है वह उसके द्रव्यमान का, उसके सौर द्रव्यमान का 1.4 होगा। इस क्रम में आप यह जानते रहिए कि न्यूट्रॉन स्टार, फ्रोजोन स्टार या जमा तारा सूर्य से 3 गुना बड़ा तारा, यह जो है सूर्य से 3 गुना बड़ा तारा है। यह जब श्वेत वामन बनता है तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। यह न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। और केंद्र में हीलियम के दबाव के कारण एक स्टेज वह आती है सूर्य में या तारे में, किसी तारे के या सूर्य के केंद्र में हीलियम के दबाव के कारण जो संकुचन होता है उसके कारण उसके ऊपर की जो परत है वह दबती है और विस्फोट हो जाता है। इसी को सूर्य का दगना कहते हैं। सूर्य का फटना जो शब्द है आप समझ रहे हैं, इसे इस चित्र के माध्यम से समझिए। मान लीजिए यह सूर्य है, एक समय ऐसा आएगा जब इसके केंद्र में, इसके कोर में हीलियम के दबाव की वजह से संकुचन होगा, चीज़ें फैलाव की अवस्था में आएंगी और इसके ऊपर की जो परत है, सूर्य के ऊपर की जो परत है वह दबेंगी, संकुचन में दबती हैं, चीज़ें अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, वो दबेंगी और इसमें विस्फोट हो जाएगा। इसे ही सूर्य का दगना कहते हैं। हमने इतना पढ़ा कि सूर्य का दगना क्या है या चंद्रशेखर सीमा क्या है। चंद्रशेखर सीमा या तारे का श्वेत वामन बनना, इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन जो है वह R.H. फाउल ने किया। जब तक वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते तब तक इसके ऊपरी सीमा का निर्धारण चंद्रशेखर ने किया। और यह आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रशेखर जी का जन्म भारत में हुआ था, यद्यपि यह नागरिक USA के थे। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज सूर्य दर्शन। हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन का शुरुआत जिस सूर्य को प्रणाम करके शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, या अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जिस भी तरह से, क्या हमने कभी सोचा यह सूर्य है क्या, यह चमकता क्यों है, इसकी ऊर्जा कहाँ से आती है? और आपको जान करके आश्चर्य होगा, यद्यपि आप जानते हैं लेकिन यह जानकारी के स्वरूप में नहीं है। हमारी पृथ्वी के जीवन का जो मूल आधार है वह यह सूर्य ही है, वह यह सूर्य ही है। तो आज हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सन पढ़ेंगे, अर्थात सूर्य की संरचना पढ़ेंगे और उसकी अक्षय ऊर्जा होने का कारण पढ़ेंगे कि आखिर सूर्य में कभी भी न समाप्त होने वाली ऊर्जा का कारण क्या है। तो हम बात कर रहे थे बच्चों सूर्य की आंतरिक संरचना का। आप यह जानते हैं कि सूर्य में जो सूर्य का धरातल है, फोटोस्फीयर है, जो सूर्य का धरातल है, उससे जब हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य के केंद्र की कोर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें हमें 3 परतें मिलती हैं। सूर्य में जब हम धरातल से केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें हमें 3 परतें मिलती हैं। जो इसकी पहली परत होती है इसे
संवहनीय मेखला कहा जाता है। कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन या संवहनीय मेखला, इसकी जो त्रिज्या है वह 6.96 लाख किलोमीटर। संवहनीय मेखला की जो त्रिज्या है वह 6.96 लाख किलोमीटर। पहले इस तरह के सवाल कंपटीशन में आया करते थे, यद्यपि इस समय प्रचलन में काफ़ी दिनों से नहीं है। तो कंपटीशन का सबसे जो मेन मोटिव है, हम किस दिशा में इस समय सवाल बन रहे हैं, इस पर ज़रूर हमारी गहरी नज़र होनी चाहिए। इस बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक समय था बच्चों जब यह पूछा जाता था कि संवहनीय मेखला का क्या है, त्रिज्या क्या है केंद्र से। उसके बाद आइए, फिलहाल यह सवाल काफ़ी दिनों से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन नहीं पूछा जा रहा है यह सोचकर आपको अवॉइड चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद इसकी जो दूसरी परत है वह है विकिरण मेखला। क्या है? विकिरण मेखला, जो केंद्र से 5,56,800 किलोमीटर, सूर्य की जो दूसरी परत है उसका केंद्र से जो दूरी है या जो क्षेत्रफल है या त्रिज्या है वह 5,56,800 किलोमीटर है। इतनी दूर का जो रेंज है वह 5,56,800 किलोमीटर की है। यह मेखला केंद्र को अर्थात क्रोड को, या अंग्रेजी में इसे कोर कहते हैं। विकिरण मेखला जो है वह केंद्र को चारों तरफ से घेरे हुए है। मैंने यहाँ सूर्य का केवल 1/4 हिस्सा बनाया है। अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो आप समझिए कि इस तरह से यह कोर है और इसके जो चारों तरफ की मेखला है, जो सराउंडिंग है, उसे हम विकिरण मेखला कहेंगे। ठीक है। इसके ऊपर जो धरातली परत है इसकी, यह संवहनीय मेखला है। लेकिन हमें चूंकि बहुत अच्छे से समझने के लिए सूर्य का 1/4 हिस्सा ही हमने बनाया था, तो आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल न होइएगा और यह मत सोचिएगा कि यह सूर्य ऐसा कैसे बना था सिर्फ इतना। तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको चारों तरफ से घेर दिया, राउंड कर दिया। सूर्य लगभग वृत्ताकार है, तो आप इसे इस तरह समझिए। लेकिन हमारी जो व्याख्या होगी वो सिर्फ इतने पर ही केंद्रित होगी, आपको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए। तो हमने बताया कि केंद्र को या क्रोड को या कोर को जो चारों तरफ से घेरे हुए पेटी है उसे हम विकिरण मेखला कहते हैं। इसमें बच्चों इस मेखला में बेहद सघन एक्स, गामा और फोटॉन किरणें होती हैं। सघन गैसों की यह एक परत होती है। और आप समझिए कि जो केंद्र से टेम्परेचर निकलता है धरातल की तरफ, इस मेखला को पार करने में लगभग 1 मिलियन वर्ष लगता है। कोर से ये इतना जो क्षेत्र कोर का है, यहाँ से जो टेम्परेचर बाहर की तरफ निकलता है सूर्य के, तो सिर्फ इतनी दूरी तय करने में उसे लगभग 1 मिलियन वर्ष, आप समझ रहे हैं, यह 5,56,800 किलोमीटर की परत को सूर्य की ऊर्जा जो कोर से बाहर की तरफ निकलती है उसे पार करने में लगभग 1 मिलियन वर्ष लगता है। और इसकी जो मोटाई है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ की जो दूरी है, इसे पार करने में लगभग 1 मिलियन वर्ष का समय लगता है। अब बचता है सूर्य का केंद्रीय हिस्सा, जिसे हम कोर कहते हैं।
इसका जो व्यास है वह 3,48,000 वर्ग किलोमीटर है। सूर्य का जो क्रोड है यह हिस्सा, इसका व्यास 3,48,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ का बच्चों जो तापमान है वह 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वह 15 मिलियन, अब आप समझिए कि कितना ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर होगा। कोर में जो केंद्र है जिसे क्रोड हम कहते हैं, यहाँ प्रति सेकंड कई मिलियन टन, केंद्र में प्रति सेकंड कई मिलियन टन हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता रहता है। केंद्र में कई मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और इसी दौरान लगभग 4.5 मिलियन टन पदार्थ ऊर्जा में बदलकर केंद्र के बाहर विकिरित होता रहता है। लगभग 4.5 मिलियन टन पदार्थ ऊर्जा में बदल करके विकिरित होता रहता है, मतलब बाहर की तरफ वो निकलता रहता है प्रति सेकंड। अब आप जान लीजिए कि सूर्य में अनवरत या अक्षय ऊर्जा का कारण क्या है, तो इसका उत्तर इसी प्रश्न में समाहित है कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता रहता है। तो इस तरह से हमने एक छोटा भले कहें, लेकिन हमें जितना जानना है परीक्षा के उपयोग से वह एक संपूर्ण अध्ययन सूर्य की तीनों परतों का हुआ। एक छोटा सा रिवीजन हम करते हैं कि सूर्य की जो आंतरिक संरचना है, सूर्य 3 परतों में विभाजित है। इसकी पहली परत संवहनीय मेखला है, दूसरी परत इसकी विकिरण मेखला है और तीसरी जो अंतिम परत है वह क्रोड या कोर के नाम से जाना जाता है। कोर में प्रति सेकंड कई लाख मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है और इस दौरान लगभग 4.5 मिलियन टन पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होकर के केंद्र की तरफ विकिरित होता, केंद्र के बाहर की तरफ विकिरित होता रहता है। अब उसके बाद हम फिर अध्ययन करेंगे। संवहनी मेखला जो है वह छोटे छोटे सेल्स से बना होता है। क्या है? वह छोटे छोटे सेल्स से, कोशिकाओं से बना होता है और यह कोशिकाएं विकिरण मेखला की तरफ से छोटी होती हैं और बाहर की तरफ बड़ी होती चली जाती हैं। इन्हीं बाहरी कोशिकाओं के माध्यम से, जिनका व्यास जो है लगभग 1000 किलोमीटर होता है, अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं जो यहाँ 100 किलोमीटर व्यास की कोशिकाओं से लेकर के बाहर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं वह लगभग 1000 किलोमीटर तक की होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से जो सूर्य का ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, वह सूर्य से बाहर, सूर्य के वायुमंडल में या अंतरिक्ष की तरफ प्रवाहित होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? केंद्र से, सूर्य के कोर से निकलने वाली जो एनर्जी है विकिरण मेखला को पार करते हुए संवहनीय मेखला में, जो कि छोटे छोटे सेल्स से निर्मित होता है, कोशिकाओं से निर्मित होती है, उन्हीं कोशिकाओं के बाहर इस सूर्य का जो ऊर्जा है वह बाहर निकलती है। सूर्य का जो अर्धव्यास है वह लगभग 6,96,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के अर्धव्यास से 109। तो बच्चों, आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो सूर्य का अर्धव्यास है, सूर्य का अर्धव्यास है वो 6,96,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के अर्धव्यास से 109 गुना अधिक है।
अब आप एक छोटी सी कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य कितना बड़ा है। हमारे पृथ्वी के अर्धव्यास से सूर्य का जो अर्धव्यास है वह 109 गुना बड़ा है। सूर्य का जो अर्धव्यास है, सूर्य का अर्धव्यास पृथ्वी के अर्धव्यास से 109 गुना बड़ा है। यह बिल्कुल फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। जिस ग्रह के हम निवासी हैं उसका नाम पृथ्वी है, आप जानते हैं, और सूर्य हमारे सौर परिवार का मुखिया है, जो इस समय संपूर्ण संतुलन की अवस्था में है। एक कल्पना कीजिए कि सूर्य की जो वर्तमान में स्थिति है, मान लीजिए यह सूर्य है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, मान लीजिए यह सूर्य है। आप यह सोचिए कि अगर यह सूर्य इससे बड़ा होता तो क्या होता। वर्तमान सूर्य प्रेजेंट में जो है यह है, अगर सूर्य बड़ा होता, बड़ा सूर्य, तो क्या होता, क्या आपने कभी सोचा? और सिर्फ आपको इतना ही नहीं सोचना है, क्योंकि सूर्य मैंने बताया कि हमारे सौर परिवार का मुखिया है, तो अगर यह बड़ा होता तो क्या होता, या जिस आकार में आज है उससे छोटा होता तब की स्थिति क्या होती। तो यह सवाल मैंने इसलिए, यह कल्पना आपके मन में मैंने इसलिए जागृत किया कि आप यह जानते रहिए कि जो हमारा वर्तमान में सूर्य है, जो हमारे सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, वह वर्तमान समय में पूर्ण संतुलन की अवस्था में है, बिल्कुल संतुलित अवस्था में है। अर्थात यह न तो फैल रहा है और न ही संकुचित हो रहा है। इसके गुरुत्वाकर्षण बल तथा केंद्र में नाभिकीय दाह के कारण उत्पन्न बाह्य बल जो है इसको पूर्ण संतुलन की अवस्था में रखा हुआ है, और यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि सूर्य वर्तमान सूर्य से बड़ा होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव न होता, और यदि छोटा होता तब भी जीवन संभव न होता। अर्थात सूर्य जो है इस समय पूर्ण संतुलन की अवस्था में है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो सूर्य जो है बिल्कुल संतुलन की अवस्था में है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर वर्तमान में जीवन संभव है। अगर सूर्य छोटा होता तो इसके केंद्र में जो नाभिकीय दाह है वह नहीं होता। जो हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है कंटिन्यू। पृथ्वी अगर सूर्य वर्तमान सूर्य से छोटा होता तो इसके केंद्र में नाभिकीय दाह नहीं होता, और पृथ्वी पर हमेशा सांध्य प्रकाश ट्विलाइट, सांध्य प्रकाश की अवस्था होती और हमेशा पाला पड़ता होता। अर्थात पृथ्वी पर पाला शब्द एक है, फ्रॉस्ट जिसकी अंग्रेजी है, ये हम आपको जलवायु में बताएंगे। पाला से आशय यह है कि जो ठंडी का मौसम होता है, एकदम बिल्कुल कोल्ड जो डेज होते हैं, उसे हम शीतलहर जैसा पड़ता रहता है, उसे हम पाला पड़ना कहते हैं। तो अगर पृथ्वी वर्तमान सूर्य जो है, अगर इस सूर्य वर्तमान सूर्य से छोटा होता तो इसके केंद्र में नाभिकीय दाह नहीं होता, जिसके कारण पृथ्वी पर ट्विलाइट की अवस्था होती, सांध्य प्रकाश की अवस्था होती और पाले की अवस्था होती। और अगर सूर्य जो है बड़ा होता
तो केंद्र में तीव्र दाह के कारण पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। जो हीलियम का हाइड्रोजन में संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन का हीलियम में जो संलयन हो रहा है वह इतना तीव्र होता कि पृथ्वी पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता कि यहाँ जीवन संभव नहीं होता। तो बच्चों आप समझ गए कि सूर्य वर्तमान में पृथ्वी के लिए जिस अवस्था में है वह पूर्ण संतुलन की अवस्था में है। अगर इससे छोटा होता तब भी जीवन यहाँ संभव न होता, अगर इससे बड़ा होता जीवन यहाँ तब भी संभव न होता। और इस क्रम में आप यह जान लीजिए जो सूर्य है उसका लगभग 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना हुआ है। यह आपको जानना बहुत मस्ट है कि सूर्य की जो संरचना है उसकी 98% लगभग 98% भाग जो है हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो इस तरह से हमने सूर्य के आंतरिक भाग का हीलियम और हाइड्रोजन, सूर्य का एक आंतरिक भाग हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम सूर्य के धरातल पर। जो सूर्य का धरातल है उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वह है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। हमने अभी बताया कि संवहनी तरंगों से, संवहनी मेखला से जो एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है सूर्य की बाह्य परत पर, यह प्रकाश मंडल कहलाती है। जो सूर्य का बाह्य परत है, संवहनीय मेखला की जो बाहरी परत है उसको हम फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। यह प्रकाश मंडल कुछ 100 मील मोटा होता है, या यह कह लें कि कुछ 100 किलोमीटर मोटा होता है। यह सूर्य के धरातल एवं वायुमंडल दोनों क्षेत्रों में रखा जाता है। फोटोस्फीयर जो है इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे सूर्य का धरातल भी माना जा सकता है और सूर्य का वायुमंडल भी, यह दोनों क्षेत्रों में रखा जाता है। प्रकाश मंडल से ही जो सोलर गैस होती हैं, सौर गैसें होती हैं, वह अन्य ग्रहों से परावर्तित होकर के वापस जो आती है, तो इसी प्रकाश मंडल के माध्यम से। अभी जब हम ऊष्मा बजट पढ़ेंगे तो यह हम देखेंगे कि सूर्य जितनी ऊर्जा, जितनी ऊष्मा पृथ्वी पर भेजता है, पृथ्वी रूपांतरित करती है, उतनी ही एनर्जी या ऊष्मा हीट बजट, उतनी ही ऊष्मा जो है पृथ्वी से वापस लौटती है। तो सूर्य से जो भी एनर्जी निकल रही है उसमें से जो भी ऊष्मा निकल रहा है, कुछ ऊष्मा वापस भी अंदर आती है। तो उसका जो लेयर है, फोटोस्फीयर है, यह पहला वही है जिसके माध्यम से गैसें बाहर निकलती हैं और अन्य गैसों से परावर्तित होकर, अन्य ग्रहों से परावर्तित होकर सूर्य के अंदर आती हैं। कोशिकाओं का वह भाग जहां से गैस बाहर निकलती, मैंने बताया कि संवहनी मेखला जो है वह कोशिकाओं का बना है। तो कोशिकाओं के उस भाग से जहां से गैसें बाहर की तरफ निकलती हैं, एक स्पॉट सा पड़ा रहता है। क्या होता है? वहाँ एक काला सा दिखता है। इसे ही सौर कलंक, सन स्पॉट कहा जाता है। जहाँ से गैसें निकलती हैं बच्चों, वहाँ एक धब्बा सा पड़ा दिखाई पड़ता है जिसे हम हिंदी में सौर कलंक कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि सौर कलंक क्या है? सन स्पॉट। सौर कलंक क्या है? तो संवहनी मेखला से बाहर, सेल्स से जो गैसें बाहर की तरफ निकलती हैं वह एक काले धब्बे की तरह दिखाई देती है जिसे सौर कलंक कहा जाता है। इसके बाद फोटोस्फीयर के बाद आता है वर्णमंडल
क्रोमोस्फीयर, इसको हिंदी में वर्णमंडल कहते हैं। अब हम बच्चों सूर्य के धरातल के बाहर आ चुके हैं, अर्थात सूर्य के वायुमंडल जिसे कह ले उसके पार्ट में पहुंच रहे हैं। तो यह जो है प्रकाश मंडल और कोरोना, एक शब्द अभी आपको मिलेगा कोरोना, लेकिन यह कोविड-19 से अटैच मत कीजिएगा, यह सूर्य के संदर्भ में है कोरोना। तो कोरोना और फोटोस्फीयर के बीच की जो दूरी होती है यह लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर, 2000 से लेकर के 3000 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। क्रोमोस्फीयर जो है लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है और इसी में यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है ऋणात्मक आयन में, मतलब इसका जो यहाँ ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन कम हो। तो यह जो वर्णमंडल है क्रोमोस्फीयर और सूर्य के वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी परत है या ऊपरी क्षेत्र है, परत या लेयर जिसे कहते हैं, जो ऊपरी क्षेत्र है उसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। यहाँ लेकिन आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यह कोरोना कोविड-19 नहीं है। यह कोरोना जो है वह कोविड-19 नहीं है, यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे ऊपरी या सबसे बाहरी आवरण है, जो कि एक सफ़ेद हल्के प्रकाश का हालो है। हमने आपको बताया था हालो शब्द इसका आशय रिक्त से होता है, खालीपन से होता है। इस कोरोना वाले पार्ट में यह सफ़ेद एक रिक्ति है, इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। कोरोना जो है इसमें ही प्रकाश का परावर्तन होता है। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है। तो बच्चों आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सूर्य जो है उसकी आंतरिक संरचना 3 परतों में होती है। सबसे बाहरी परत को संवहनी मेखला कहते हैं, दूसरी परत को विकिरण मेखला कहते हैं, तीसरे जो कोर होता है इसका जो क्षेत्र, जो इसका रेडियस है वह 3.48 लाख है। टेम्परेचर यहाँ 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। संवहनी मेखला में सेल्स से बनी होती है। संवहनी मेखला सूर्य की एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, इन्हीं मेखला के द्वारा, इन्हीं सेल्स के द्वारा बाहर निकलती है और उससे जो सूर्य का सबसे बाह्य परत है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, जहाँ से गैसें बाहर निकलती हैं। एक स्पॉट सा दिखता है जिसे हम सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। उसके बाद फोटोस्फीयर के बाद सूर्य का जो वायुमंडल है वह वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है और सूर्य के वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी परत है उसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो फोटोस्फीयर और कोरोना के मध्य जो फैला हुआ वर्णमंडल है इसका जो लंबाई है, जो क्षेत्रफल है, वो 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच में है। इसके साथ ही आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह सूर्य के बचे हुए पार्ट के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आपको बताना शुरू करेंगे कि अब हमारे सूर्य ग्रह के जो और भी ग्रह हैं, जो नवग्रह के नाम से जाने जाते हैं, पृथ्वी, मंगल, बुध वगैरह वगैरह, इनके बारे में हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।